हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मुस्कान जैन और आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक नया टॉपिक विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, इससे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स को पढ़ा है, अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शंस के बारे में कि वो कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं, वो कौन कौन सी डिजीजेस हैं, वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं और फिर अगर ये होते हैं तो उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या उनके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कैसे इन डिजीजेस को ओवरकम किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, क्या इनका ट्रीटमेंट प्रोसीजर है। ठीक है, इन सारी चीजों के साथ आज आप डील करने वाले हो। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि हम इस चैप्टर में इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं, इन केस अगर आपने इस चैप्टर को इसी सेशन से ज्वाइन किया है। ठीक है, इससे पहले हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा कि क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को होती है, एग्जैक्टली उसे एक टोटल वेलबींग क्यों कहा जाता है, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या फ्रेम की जानी चाहिए, हमने उसे समझा। फिर हमने समझा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आने वाली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जब हम चाहेंगे, हम एक हमारा मोटिव है, एक गोल है जो अचीव करना चाहते हैं ओवरऑल द यूनिवर्सल लेवल पे, वर्ल्ड पॉपुलेशन के लेवल पे एक मोटिव को अचीव किया जाना चाहिए था कि हम एक बिल्ड करें सोशली रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बिल्ड करना मोटिव था। इस मोटिव में आई थी काफी सारी प्रॉब्लम्स। इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए काफी सारी स्ट्रेटजीज को लाया गया। इन सारी स्ट्रेटजीज को, ठीक है, इन सारी स्ट्रेटजीज को जब इंप्लीमेंट करना शुरू किया गया, एक ओवरऑल डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई, तो इससे काफी हद तक प्रीवियस कंडीशंस जो कि काफी बुरी कंडीशंस थी, जिनमें काफी सारे ऐसे सोशल एविल्स थे जिन सब से बचना, जिन सबको ओवरकम करना बहुत जरूरी था, उन सब से काफी हद तक इंप्रूवमेंट देखा गया। ठीक है, मतलब इन ओवरऑल हम बात करें, कंक्लूसिवली अगर हम बात करें तो क्या अचीव किया गया, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को अचीव किया गया। ठीक है, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को अचीव किया गया। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि जब एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी अचीव हो गई तो भाई इससे हुआ क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद हमने सोचा कि इसे करना चाहिए स्टेबलाइज, फिर इसका होना चाहिए बर्थ कंट्रोल के लिए हमने देखा कि काफी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स अवेलेबल हैं। उन सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में मैंने आपको सिखाया, समझाया, बताया कि इनका क्या इफेक्टिविटी है, वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है ना, इनका मेथड ऑफ एक्शन क्या है। देन हमने समझा कि मेडिकली प्रेगनेंसी को कैसे टर्मिनेट किया जाता है, किस तरह से वो लीगल होती है, कब वो इलीगल होती है। ठीक है ना, इन सारे प्रोसेसेस को समझने के बाद अब आप जानने वाले हो अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, कि वो कौन से इन्फेक्शंस हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम्स है, वो कौन सी डिजीजेस हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका एब्रीविएशन अगर STI है, भाई पर्पल, हाँ, यहां पर इसका एब्रीविएशन अगर STI है तो सेम प्रोसेस में अगर मैं बोलूं कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शंस की बात हो रही है तो इट इज STI, और अगर हम बोलेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्या है, डिजीजेस है, क्या बोलेंगे हम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात करेंगे तो इट इज द STD। क्या एब्रीविएशन बनेगा इसका, STD। ठीक है ना, इतनी चीजें आपको क्लियर है। STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में अब आप पढ़ने वाले हो। ध्यान देंगे जितने भी इन्फेक्शंस या जितनी भी डिजीजेस सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं उनमें क्या होता है, देखो समझते हैं। इन्फेक्शंस या डिजीजेस जो ट्रांसमिट हो रही है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, वो इन्फेक्शंस या डिजीजेस जो ट्रांसमिट हो रही हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और द venereal diseases, ठीक है, और द venereal diseases VD और द reproductive tract infections RTIs। ठीक है, ये जो RTI है ये राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, ये है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस STI या फिर venereal diseases VD या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस RTI। ठीक,
ये सारे इनके लिए यूज किए जाने वाले टर्म्स हैं जिनका मतलब एक ही है कि भाई वो सारे इन्फेक्शंस या डिजीजेस जो ट्रांसमिट हो रहे हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे हम कि जो गोनोरिया है, ठीक है ना, गोनोरिया, सिफाइलिस, ठीक है, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, ठीक है, जेनाइटल वॉर्ड्स, ठीक है, ट्रैकोमोनियासिस, ठीक है, गोनोरिया, सिफाइलिस, ठीक है, जेनाइटल हर्पीज, ये सारी की सारी जो मैं नाम ले रही हूं, ठीक है, ये सारी की सारी जो मैं नाम ले रही हूं, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर्स इज HIV लीडिंग टू एड्स। ठीक है, HIV लीडिंग टू एड्स, ठीक है ना। अब ये HIV लीडिंग टू एड्स क्यों लिखा है ये मैं बताऊंगी। पहले मैं बता दूं कि ये सारे जो टर्म्स मैंने यहाँ पर आपको बताए, ये सारे टर्म्स क्या हैं, दीज आर द डिजीजेस। ठीक है, यही सारी वो डिजीजेस हैं जो कि कैसी हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जिन्हें कह सकते हो आप, कि इनके इन्फेक्शंस जो हैं वो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त हो रहे हैं। ठीक है ना। अब देखोगे क्या कि ये सारी कुछ वो डिजीजेस हैं जो कि सबसे ज्यादा डिस्कस की जाती हैं, सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की जाती हैं, और रिसेंट ईयर्स में अगर इन सब से भी ज्यादा किसी चीज को, किसी डिजीज को, किसी इन्फेक्शन को डिस्कस किया गया है तो वो है HIV विच लीड्स टू एड्स। ठीक है, HIV क्या है, HIV बीमारी का नाम नहीं है ना। बीमारी कौन सी होती है उससे, एड्स। ठीक है, सबको लगता है कि भाई HIV बीमारी है, HIV बीमारी नहीं है। HIV तो वो वायरस है जो एड्स को कॉज करता है। HIV तो वो वायरस है जो एड्स को कॉज करता है। ठीक है, ये सारे जो हमने पढ़े, दीज आर द कॉमन STIs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, अब HIV वायरस क्या है देख दो, बता देती हूं एक बार, वैसे आप सबको पता होगा। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, अब इनके हम फर्स्ट इनिशियल्स को ले लेंगे। ठीक है, इनके जो इनिशियल्स हैं हम उन्हें ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा, देखो HI और ये V। ठीक है, वायरस से V, सो दिस इज द HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसी की वजह से होता है एड्स, और ये है बीमारी का नाम। ठीक है, एड्स इज अ बीमारी, नॉट द HIV, दिस इज द वायरस विच कॉज एड्स। ठीक, इसके बाद अमंग दीज, इन सब के अलावा जो HIV इन्फेक्शन है, इट इज द मोस्ट डेंजरस एंड इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 7। ठीक है, ये मैंने यहाँ इंक्लूड इसलिए कर दिया कि इसके बाद जो आप आगे जाके चैप्टर पढ़ोगे, हेल्थ एंड डिसीज पढ़ोगे, ठीक है, वहां पर आप इसकी सब चीजों के बारे में इन डिटेल डिस्कस करोगे। ठीक है, इन डिटेल आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे कि भाई HIV इन्फेक्शन कैसे फैलता है, एड्स कैसे होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, सारी चीजें। ठीक है ना, सारी डिटेल वहां पर अपन डील करेंगे। ठीक, अभी हम देखते हैं और ज्यादा STI के बारे में। ठीक है, some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, है ना। इनमें से कुछ इन्फेक्शंस, जैसे कि अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस बी की या HIV की, ये सिर्फ सेक्सुअली जो ट्रांसमिट हो रहे हैं उससे तो होते ही हैं, लेकिन इनके अलावा भी और कई सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इनके इन्फेक्शन के हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। क्या है वो सारे मोड्स, कि अगर सेम इंजेक्शन या नीडल्स को यूज किया जाए, है ना, एक पर्सन था, उसका ब्लड आपने क्या किया, ब्लड इनटेक किया, ठीक है, ब्लड एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, उससे जो भी सैंपल आपको बनाने थे बना लिए, सेम इंजेक्शन या सेम नीडल को यूज करके किसी दूसरे पर्सन से अगर आप ब्लड को ले रहे हो, ठीक है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं करके सेम इंजेक्शन या नीडल को अगर यूज कर रहे हो किसी भी प्रोसीजर के लिए, है ना, ब्लड को लेने के लिए ही नहीं, किसी भी प्रोसीजर के लिए अगर आप सेम इंजेक्शन या नीडल को यूज कर रहे हो, तो वो जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी, ठीक है ना, यहाँ से वहां वाला जो वो ट्रांसफर वाला सीन होगा, उससे भी ये इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, उससे भी ये इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। ठीक है ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर सेम यूज कर लिए जाएं सर्जरी के वक्त, ठीक है, एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में, तो जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल होगा उसके लिए यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट्स को अगर बाद में किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन के लिए यूज कर लिया जाए, तो उसके अंदर भी वो इन्फेक्शन जो है वो पहुंच सकता है, उसके भी चांसेस हैं। ठीक है ना, विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ठीक है ना, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड अगर होगा तब भी ये चीज हो सकती है, और उसके लिए ये सारे मेजर्स हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू,
ठीक है। और एक इन्फेक्टेड मदर, अगर किसी मदर को अगर HIV है या कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाला इन्फेक्शन है, किसी भी तरह के इस तरह के डिजीजेस हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की, ठीक है, तो वो डेफिनेटली उसके फीटस में भी जाती है, क्योंकि मदर की बॉडी से, ठीक है, उसी का ब्लड, उसी का पूरा फूड, उसी का पूरा जो कंटेंट है बॉडी के अंदर, पूरी की पूरी जो है मदर से ही एक नई बॉडी बन रही है, तो उसके अंदर तो वो इन्फेक्शन डेफिनेटली जाना ही है ना। तो मदर से फीटस में भी ये बीमारियां जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ अदर ट्रांसमिशन के फैक्टर्स थे जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट तो होते ही हैं, पर उसके अलावा भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो हमने देखे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखोगे एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, है ना, हेपेटाइटिस बी के अलावा जेनाइटल हर्पीज एंड HIV infections, other diseases are completely curable if detected early and treated properly, ठीक है, detected early and treated properly। ये दो कंडीशन समझ के चलना, ये दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है अगर आप कह रहे हो, ठीक है ना। जितने भी डिजीजेस हमने देखे थे, जितने भी डिजीजेस हमने डिस्कस किए थे, नाम हमने देखे थे, इनमें से हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और HIV इन्फेक्शन को छोड़कर, ठीक है ना, इन तीनों को छोड़कर बात चल रही है बाकी सारे की, ठीक है ना, इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने भी देखे थे उन सब की बात चल रही है कि वो भाई क्योर किए जा सकते हैं, दे आर कंप्लीटली क्योरेबल, बट the two conditions are important, ठीक है, they are completely curable but the two conditions are important। first one is कि भाई early detection is must and the second one is कि proper treatment is must, है ना। early detection कर लिया लेकिन treatment proper नहीं दिया तो भी दिक्कत, और अगर treatment proper दिया लेकिन बहुत late दिया तो भी दिक्कत। तो ये दोनों conditions एक साथ satisfy होंगी तभी ही आप कह सकते हो कि जो बाकी की डिजीजेस बच गई हैं वो सब completely curable हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और HIV इन्फेक्शन तो तब भी कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। समझ पा रहे हो ना कि कितना ज़्यादा डेंजर, कितनी ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शंस के साथ, ठीक है ना। आगे इन सब की चीज़ों को, इन सब की सिंसियरिटी को और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। देखो अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज, इन सभी चीज़ों के, इन सारी प्रॉब्लम्स के, इन सारी डिजीजेस के जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमन वाले हैं क्या, माइनर। जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो इतने ज़्यादा माइनर हैं जिनकी वजह से इनका अर्ली डिटेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अर्ली सिम्टम्स मतलब सबसे पहले जो सिम्टम्स दिखते हैं, और ये जो सिम्टम्स हैं वो उतने ज़्यादा इजीली डिटेक्ट कर पाने वाले नहीं हैं, उतना इजीली आइडेंटिफाई कर पाने वाले नहीं हैं, जिनकी वजह से इनका जो डिटेक्शन है वो क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। ये आइडेंटिफाई बहुत लेट कर पाता है पर्सन या इंडिविजुअल जो इन्फेक्ट हुआ है कि उसे ऐसी कोई डिजीज है, और क्योंकि डिटेक्शन लेट होता है तो ये जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो पाती, है ना। इसके बाद, ठीक है, क्या है इन सब सिम्टम्स के अंदर, क्या क्या सिम्टम्स उसको दिखते हैं, इचिंग दिखती है, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन नजर आता है, फील होता है, ठीक है, स्वेलिंग्स फील होती हैं, एटसेट्रा इन द जेनाइटल रीजन। ये सारी चीजें जो फील हो रही हैं, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, देन स्वेलिंग, ये सारे जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं ये कहाँ होते हैं, जेनाइटल रीजन्स में होते हैं, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स कहाँ होते हैं, जेनाइटल रीजन्स में होते हैं, ठीक। ये यहाँ पर आपको साथ साथ में दिखाए जा रहे हैं, दीज आर सम डायग्राम्स ऑफ द बैक्टीरियाज, ठीक है, ऑफ द इन कॉजेटिव एनिमल्स जो भी इन सारे डिजीजेस को कॉज कर रहे हैं, है ना। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इन्फेक्टेड फीमेल्स, जो भी इन्फेक्टेड फीमेल्स होंगी, ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड फीमेल्स होंगी may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long, ठीक है। जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होंगी उनमें ये पॉसिबिलिटी है कि वो काफ़ी टाइम तक, ठीक है, मोस्टली जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती हैं वो रहती हैं कैसी, एसिम्प्टोमैटिक, ठीक है। एसिम्प्टोमैटिक का मतलब क्या है कि उनके अंदर कोई सिम्पटम नजर नहीं आता, उनके अंदर कोई सिम्पटम नजर नहीं आता, दैट इज व्हाई दे आर द एसिम्प्टोमैटिक, ठीक है। और ये वाले जो एसिम्प्टोमैटिक वाले केस होते हैं दे आर द मोस्ट रिस्कियर वंस, क्योंकि इनमें डिटेक्शन ही नहीं हुआ, इनमें पता ही नहीं चला कि ये जो इंडिविजुअल था, ये जो फीमेल थी ये इन्फेक्टेड थी, पता ही नहीं चला, तो उससे ना जाने कितनों में जो है उसके चिल्ड्रंस में, उसकी फैमिली में जो है वो इन्फेक्शन जो है वो फैलता जाएगा, राइट, क्योंकि डिटेक्शन नहीं हुआ, राइट। इसके बाद देखो एब्सेंस or less significant symptoms in the early stages of infection and the social stigma attached to the STIs, ये सारे कुछ इतने important factors हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। social factors, ठीक है,
या तो क्योंकि सिम्टम्स जो है वो उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थे जिनको डिटेक्ट किया जा सके, है ना, जिनसे ये डाउट हो सके कि यार ये कोई बीमारी है क्या, है ना, जो सिम्टम्स थे वो उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थे, दे आर द लेस सिग्निफिकेंट वन, या तो सिम्टम थे ही नहीं, है ना, या तो थे नहीं, या फिर थे तो बहुत ही कम थे, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, जो अर्ली स्टेजेस होती है इन्फेक्शन की उन पर डिटेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। और जो सोशल स्टिग्मा इन सब चीज़ों से, सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शन से अटैच्ड है, जो सोशल प्रेशर या सोशल एक इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से इन चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा डिस्कशन या उनका डिटेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, या उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है, डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये क्या करता है, ये सारे जो सोशल स्टिग्मा, ठीक है ना, दो फैक्टर मैंने बताए, एक तो सोशल स्टिग्मा, दूसरा इसके जो सिम्टम्स हैं वो इतने लेस सिग्निफिकेंट होना या फिर इन सिम्टम्स को एब्सेंट होना, ये दो फैक्टर्स ऐसे हो गए जिनकी वजह से जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो उसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाता, उसका डायग्नोसिस नहीं कर पाता और उसको ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता, मिल भी जाए तो टाइम पर नहीं मिल पाता, ये सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, जिनकी वजह से आगे जाके डेफिनेटली भाई कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, क्योंकि डिटेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पर नहीं मिला है, तो अब कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगे। तो विच इंक्लूड, अब इन कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जिसे कहते हैं PID, ठीक है, जिसे कहते हैं PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी एंड देन डिजीज, PID, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कॉज हो जाती है इन्फेक्शंस की वजह से, अबॉर्शंस हो जाते हैं इन इन्फेक्शंस की वजह से, ठीक है, अबॉर्शन करवाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जब डिटेक्ट किया जाता है कि क्या फीटस को कोई डिजीज है, कुछ है, तो पता चलता है कि भाई इट इज द डिजीज्ड फीटस, जिसकी वजह से आगे जाके इसके सर्वाइवल के चांसेस कम है और इस इन्फेक्शन से आगे जाके और भी दिक्कतें हो सकती हैं, तो भाई अबॉर्शन करवाना पड़ता है, ठीक है। स्टिल बर्थ्स, जो बर्थ प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, ठीक है, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, ये सारी कुछ डिजीजेस हैं जो कॉज होती हैं किनकी वजह से, इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से, इन्हीं इन्फेक्शंस की वजह से, इनके लेट डिटेक्शन की वजह से, ठीक है ना, इनके लेट डिटेक्शन की वजह से और लेस सिम्टम्स की वजह से। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आर अ मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी। तो ये जो चैप्टर की शुरुआत हुई थी, जिस गोल के साथ हुई थी कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बिल्ड करना है, उस गोल में सबसे बड़ी रुकावट पैदा कर रहे हैं ये भी, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, और भी काफ़ी सारे ऐसे एविल्स हैं सोशली जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं वो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक बहुत बड़ी उनके लिए थ्रेट है, ठीक है ना, बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक। आगे समझेंगे इसीलिए क्योंकि इनसे इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ये इतने ज़्यादा रिस्कियर हैं, ठीक है, ये इतना बड़ा थ्रेट है सोसाइटी के लिए, तो इनको, ठीक है, इनसे सोसाइटी को बचाना और इनको अर्ली डिटेक्शन इनका कर पाना, सोसाइटी को इनसे बचाना, इनका अर्ली डिटेक्शन कर पाना और इन सब को क्योर, ठीक है, इनका क्योर प्रोवाइड करना, इनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, इन सारी डिजीजेस का पहले तो बचाने की कोशिश करेंगे, अगर बच जाते हैं तो ठीक है, फिर भी अगर हो जाता है तो अर्ली डिटेक्शन की कोशिश करेंगे कि सबसे मतलब कम से कम इन्फेक्शन फैले उसी स्टेज पर, अर्ली स्टेज पर ही इसका डिटेक्शन हो जाए, ठीक है। और अगर डिटेक्शन अर्ली हो जाता है तो फिर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए, तो उसके लिए उसका क्योर बनाना, ठीक है ना। और अगर लेट डिटेक्शन भी होता है तब भी उसके लिए उतना प्रॉपर, उतना सूटेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाना जिससे उस इंडिविजुअल को उस इन्फेक्शन से, उस बीमारी से मरने से बचाया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की नीड थी, तो दे आर द गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द, इन सब चीज़ों को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड होने की वजह से दे आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है। मैंने एब्रीविएशन बताया था आपको, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है। ये एब्रीविएशंस आप बहुत बिल्कुल चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तब से देख रहे हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शंस, ठीक है, इन इन्फेक्शंस से सभी जो है वो खतरे में होते हैं, तो देयर इंसिडेंसेस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई, ठीक है। इनके जो इंसिडेंस हैं
के पर डे या पर मंथ का जो भी रिकॉर्ड अगर इनका निकाला जाए, जिस भी बेसिस पर डाटा निकाला जाए, तो इनका जो नंबर ऑफ पर्सन्स, इन्फेक्टेड पर्सन्स का रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा निकल कर आता है, ठीक है। रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 20 ईयर्स स्पेसिफिकली, ठीक है। इस एज ग्रुप के पीपल्स में, इस एज ग्रुप के मेंबर्स में ये जो डिजीजेस है, ये जो इन्फेक्शंस हैं, ये सबसे ज़्यादा नोट किए जाते हैं, ठीक है, विद द पर्सन्स ऑफ 15 to 25 ईयर्स, 24 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, ठीक है। ये वो एज ग्रुप है जिससे आप भी बिलोंग करते हो, ठीक है, ये वो एज ग्रुप है जिससे आप भी बिलोंग करते हो। इसीलिए इन सारे चैप्टर्स और इन सारी डिजीजेस से आपको अवेयर किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है इस चैप्टर को इस यूनिट के अंदर, ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस समझाने के साथ साथ इन चीज़ों को साथ में ही अवेयर करवाना, इंट्रोड्यूस करवाना उतना ही ज़रूरी इसलिए था। यही मैंने आपको जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो बताया था कि इस यूनिट में इस चैप्टर के होने का अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसकी एक बहुत बड़ी मोटिव है इसके पीछे, ठीक है। तो अब क्योंकि ये सारी डिजीजेस होती हैं, कैसे होती हैं, किन्हें होती हैं, ये हमने देख लिया, तो क्या हमारा ये देखना ज़रूरी नहीं है कि क्या इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या इससे बचा नहीं जा सकता? सी, तो देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, इनसे बचना पॉसिबल है। ये नहीं कह रही हूँ कि डिजीज हो जाएगी तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ट्रीटमेंट में आएगी बहुत दिक्कत, ठीक है ना, उसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। 50 कुछ 3 से 4 डिजीजेस हमने ऐसी देखी जो कि क्योरेबल नहीं है, क्योरेबल नहीं है। जो क्योरेबल हैं उनको चाहिए 2 कंडीशन, उनको चाहिए 2 कंडीशन, अर्ली डिटेक्शन एंड देन प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर अर्ली डिटेक्शन हो भी गया तो उसके बाद फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये 2 कंडीशन चाहिए उन्हें। किन्हें चाहिए? जो कि क्योरेबल है उन्हें, ठीक है, जो क्योरेबल है। जो क्योरेबल नहीं है उनकी तो फिर बात ही नहीं। तो हम बात कर रहे हैं किस चीज की? क्योर होने की या ट्रीटमेंट की नहीं। हम बात कर रहे हैं कि इन डिजीजेस को अगर होने ही ना दें, इनसे बच ही जाएं, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्टेप होगा, ठीक है। तो इनसे बचने के कुछ स्टेप्स जरूर अवेलेबल हैं जो आपको जानना जरूरी है। दैट वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो, ठीक है। इन सिंपल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके इन इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। जो इन्फेक्शंस इतने ज्यादा रिस्की हैं लेकिन उनसे बचने की प्रोसेस उतनी ही सिंपल है, ठीक है। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। जिन पार्टनर्स के बारे में आपको उनका मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता है, जिनके इन्फेक्शंस के बारे में कोई डिटेक्शन नहीं है, ठीक है, तो ऐसे अननोन पार्टनर्स या ऐसे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड करना है। दिस विल बी द फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर। देन द सेकंड वन इज ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग द कोइटस। कोइटस के पहले, कोइटस के वक्त हमेशा कॉन्डोम को यूज करना जरूरी है। एंड देन इन केस ऑफ डाउट, in case of any doubt, one should go to a qualified doctor, ठीक है। In case of any doubt related to the infections or related to the unprotected intercourse, then one should immediately go to the qualified doctor for the early detection and then get the complete treatment if diagnosed with infection, ठीक है। अगर कोई भी इन्फेक्शन डायग्नोस होता है तो किसी भी सोशल प्रेशर या किसी भी दूसरे रीजन की वजह से उन सब चीज़ों को सप्रेस करने की बजाय अर्ली उसका डायग्नोसिस करवाना और उसके लिए किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल, किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर के पास पहुंचना, देन अर्ली डिटेक्शन करवाना और फिर उसका प्रॉपर कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बेसिक सी, सिंपल सी 3 स्टेप्स थी जिन्हें फॉलो करके, ठीक है, जिन्हें फॉलो करके इन सारी रिस्कियर डिजीजेस से बचा जा सकता है, इन सारे सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। ओके, तो दीज आर द 3 सिंपल प्रिवेंटिव मेजर्स टू गेट रिड फ्रॉम दीज इन्फेक्शंस। क्लियर इतनी बात? क्लियर इतनी बात? आई होप आज के लेक्चर में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से रिलेटेड हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है, हमने पढ़ा कि कौन कौन से इन्फेक्शंस, कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको फटाफट से एक क्विक रिव्यू और दे दूं। एक बार जरा हम फटाफट से देख लें कि हमने क्या क्या पढ़ा, है ना। एक बार मैं क्विक रिव्यू और दे दूं। देखो जरा,
ठीक है। ये वो इन्फेक्शंस या डिजीजेस हैं भाई जो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहे हैं, है ना, यही कहा हमने, ठीक है। और क्या क्या इनके नाम थे भाई, वीडी, विनीरियल डिजीजेस या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, आरटीआई, ठीक है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन वाला आरटीआई नहीं है, है ना। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस में अगर कहीं पर भी आरटीआई आता है तो वो किससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड है ना। इतनी बात क्लियर। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिजीजेस हमने कंसिडर करी जिनमें से हमने देखा कि काफी सारी डिजीजेस जो हैं वो क्योरेबल नहीं है, लेकिन बाकी की सारी कंप्लीटली क्योरेबल है, बट विद टू कंडीशंस, अर्ली डिटेक्शन एंड देन प्रॉपर ट्रीटमेंट, है ना। ये दो कंडीशंस के बाद वो क्या है, क्योरेबल है, ठीक। इसके अलावा हमने देखा एचआईवी जो कि कॉज करता है एड्स को, ठीक, ये भी सबसे ज्यादा कॉमन बन चुका है एसटीआई, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बन चुका है, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में तो भाई आप पढ़ोगे हेल्थ एंड डिसीज के अंदर, ये हमने देख लिया। अब हमने देखा नेक्स्ट क्या कि इनमें से कुछ इन्फेक्शंस जो हैं भाई वो तो और भी कई सारे तरीके से ट्रांसमिट होते हैं, सिर्फ सेक्सुअली ही नहीं, है ना। वो तरीके क्या थे भाई, इंजेक्शंस और नीडल अगर सेम यूज होगी तो भी हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर सेम होगी तो भी हो सकता है ना। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड होता है तो भी हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर से जो है उसके डेवलपिंग फीटस में भी वो डिजीज जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है ना। 3 डिजीजेस हमने देखी थी, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और एचआईवी इन्फेक्शन, ये क्योरेबल नहीं है। इनके अलावा बाकी की जितनी भी डिजीजेस हमने देखी दे आर क्योरेबल विद 2 कंडीशंस जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जिनकी वजह से इनका अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता। सिम्टम्स किस तरह के होते हैं, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, ये सब होता है जेनाइटल रीजन्स में, ठीक है। दीज आर द सिम्टम्स, ठीक है। काफी सारे सिम्टम्स, काफी सारी फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जो इन्फेक्टेड होती हैं बट दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, एसिम्टोमैटिक, क्या कहते हैं, एसिम्टोमैटिक। और ये बहुत ही रिस्की फेज होती है, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्टेड है लेकिन डिटेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने देखा भाई और क्या क्या कि ये जो जितनी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस इनकी वजह से बाद में आते हैं उनमें क्या क्या इन्वॉल्व है, हाँ, पीआईडी, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, देन अबॉर्शन, देन स्टिलबर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि बाद में जाके आते हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बाद में आफ्टर द एसटीआईज, एंड STIs आर अ मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी। भाई ऑब्वियस सी बात है कि इतनी ज्यादा रिस्क्यूर डिजीजेस अगर हैं तो दे आर अ थ्रेट, क्योंकि हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने का गोल लेकर चल रही है गवर्नमेंट, और उसमें अगर सोसाइटी में इस तरह की डिजीजेस फैलेंगी तो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप बन गया कि उन्हें ये स्टेप अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा कि ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि इन इन्फेक्शन से बचना कैसे, इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, है ना। और अगर प्रिवेंटिव मेजर्स के बाद भी, ठीक है, अगर किसी भी दूसरे तरीके से अगर STI फिर भी हो जाता है तो फिर उसका अर्ली डिटेक्शन कैसे करवाना है और डायग्नोसिस कैसे करना है, करवाना है अगर तो उस ट्रीटमेंट को हर जगह इजीली अवेलेबल करवाना, अफोर्डेबल प्राइस पे करवाना, ये सारी जो टास्क थे वो किसके सामने निकल कर आए, गवर्नमेंट के सामने निकल कर आए, है ना। नेक्स्ट फटाफट से क्विक रिवीजन को खत्म करते हैं, ठीक है ना। देखा हमने और क्या क्या कि भाई ये सारे इन्फेक्शंस जो थे वो सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप में देखे जा रहे थे भाई, 15 to 24 ईयर्स के एज ग्रुप में देखे जा रहे थे, ठीक है, जिस एज ग्रुप में अनअवेयरनेस की वजह से और काफी सारी एक्स्ट्रा फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, ये सारे इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इनसे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हमने डिस्कस किए कि कौन से 3 बेसिक से सिंपल से प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं जिनसे इनसे बचा जा सकता है भाई, टू अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स, देन to always try to use the condom before the coitus, and then अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, कुछ भी चीजें अगर कहीं पर भी कुछ फील होता है कि इट इज समथिंग डिफरेंट, इट इज समथिंग लाइक STIs, तो उसके लिए आपको तुरंत जाना होता है टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर, ठीक है। दिस विल बी अ स्टेप एंड फॉर द अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन, ठीक है। अगर किसी इन्फेक्शन का डायग्नोसिस हुआ है तो फिर उसके लिए अर्ली ट्रीटमेंट लेना होता है, ठीक है। तो दीज आर द मेजर्स। इस तरह से हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को कंप्लीट किया। इस चैप्टर के अंदर हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको समझ आ रहे हैं। आप जब नया लेक्चर अटेंड करने आ रहे हो तो प्रीवियस को रिवाइज करके आ रहे हो, हैंडमेड नोट्स बना रहे हो, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ,
और इसके बाद इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक अब हमारा बच जाता है विच इज द इनफर्टिलिटी, कि इनफर्टाइल कपल्स कैसे इनफर्टिलिटी को ओवरकम करते हैं, कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पर दे कैन प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स, दे कैन हैव द चिल्ड्रंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ोगे इनफर्टिलिटी के बारे में। आई होप ये टॉपिक आप सबको समझ आया है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले इसे रिवाइज करके जरूर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।